नमस्कार, मैं हूं अचला श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस। बुधवार को यानी कि बीते बुधवार को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया था, जिसके बाद से कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरीके से मंत्रिमंडल में विस्तार करने की और क्यों पशुपति पारस चिराग पासवान से आगे निकल गए। तो ऐसे ही सभी सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार हेडलाइंस के न्यूज़ डायरेक्टर, जो कि बिहार के पॉलिटिक्स पे बेहद ही पैनी नज़र बनाए रखे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं अमन झा के साथ। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हमारे दिमाग में आ रही है कि आखिरकार इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी को मंत्रिमंडल में विस्तार करने की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि आखिर साहब बीच में जरूरत क्या पड़ गया। तो बिहार का जो पॉलिटिक्स है वो तो है ही, प्लस अभी बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन होने हैं। आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा मंत्रालय मिला है यूपी को। तो ऐसे में मोदी जी का सबसे पहला तो थीम था, जब वो आए थे प्रधानमंत्री बने थे, कि मिनिमम गवर्नेंस। उस समय 40-44 लगभग रहा होगा, तो 40-44 मंत्रालय के साथ वो मंत्री के साथ काम स्टार्ट किए थे। उनका विश्वास था मिनिमम गवर्नेंस में, लेकिन तो जो वो बोलते हैं वो तो उनका बस बोलने तक ही रहता है, रियलिटी से तो कोई लेना देना है नहीं। और अभी लगभग जो इस बार हुआ है 70-77 के बीच में हुआ, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया समझिए। तो पहले 40-44 से सीधे 77-77 हो गया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्शन को लेके कि बहुत सारे स्टेट में अभी, और जो कोविड को लेके है, कोविड कंट्रोल नहीं हुआ, महंगाई बढ़ा जा रहा है। तो सबसे पहले तो एक ये हो गया कि मुद्दा को कैसे वो डाइवर्ट कर सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा बात हो गया कि हर स्टेट को खुश करके रखना है अभी जहाँ जहाँ पे इलेक्शन होने हैं। तो यूपी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखिएगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा 10 से 12 मंत्री वहाँ पे से हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन रहा होगा कि किस तरह से सारे स्टेट को खुश रख सके, चाहे आने वाले इलेक्शन में उनको इससे प्रॉफिट हो सके। तो यही सबसे अहम वजह लगता है कि हो सकता है। तो ऐसा कहा गया है कि इस तरीके से इन प्रॉफिट्स को गिनाने के लिए भी ये मंत्रिमंडल में विस्तार किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में किस तरीके से पशुपति पारस, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई लग रहे हैं, और इसके साथ ही स्वर्गीय रामविलास पासवान के खुद के बेटे चिराग पासवान, इन दोनों के बीच में ये शत्रुता की जो जंग लड़ी जा रही है, इसमें कैसे पशुपति पारस आगे निकल गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी एक जगह बड़ी बुलंदी से स्थापित की है। तो कैसे चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए हैं, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, जहाँ तक चिराग पासवान का बात है तो वो बैकफुट पे थे ही एक तरह से। सबसे पहले जब बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ, तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी में कॉन्फ्लिक्ट था, नीतीश और मोदी को लेकर तो कॉन्फ्लिक्ट था ही। जब सबसे पहले प्रधानमंत्री के लिए नाम नॉमिनेट होना था, तो नीतीश कुमार उसी समय से जब महागठबंधन राजद के साथ किए थे, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही। तो कैसे, और बीजेपी हमेशा से छोटे भाई की भूमिका में रहती थी। सुशील मोदी हमेशा नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, तो बीजेपी का उस तरह से चल नहीं रहा था। तो ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गेम था कि किस तरह से जेडीयू को पीछे करना है और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ सके। इसलिए 2000 की विधानसभा इलेक्शन में, 2020 वाले विधानसभा इलेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया चिराग पासवान को बीजेपी के द्वारा। बहुत सारे बात कही गई होंगी और प्रोमिसेज हुआ होगा कि इतना आपको दे देंगे लोजपा से। कहीं न कहीं इससे नीतीश कुमार को बहुत ही बड़ा झटका लगा। कम से कम 20 सीट आराम से लॉस हुआ है। ये तो निश्चित है कि चिराग पासवान 20 सीट का लॉस करवा दिए नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को इस बात का कहीं ना कहीं बदला लेना था और वो तोड़ के बदला ले लिए। नीतीश कुमार भी आज जो उनका ग्राउंड है, ये इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान, अभी रामविलास पासवान जब तक थे उनके बाद चिराग पासवान को अभी गाइड करने के लिए कोई नहीं है और उनका एक तरह से यूज हुआ है। बीजेपी पहले नीतीश कुमार को पीछे करने के लिए चिराग पासवान का यूज किए, तो नीतीश कुमार को तो बदला लेना ही था, तो वो तोड़ के बदला ले लिए। और बहुत सारे जगह पे ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस से जो मिले ललन सिंह, जो उसमें मीटिंग हुआ था दोनों का, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूमिका रहा है मंत्री पद का लालच का। तो मंत्री पद का बात पहले से ही हो गया था पशुपति पारस के लिए कि आपको मंत्रालय मिलेगा अगर आप टूट के चिराग पासवान को साइड करते हैं। तो यही सबसे बड़ा वजह रहा है बैकफुट पे आने का। वो नीतीश कुमार को बदला लेना था, तो पहला झटका दे दिए तोड़ के, 2 गुट में लोजपा को करके, दूसरा और फिर ये मंत्री बना के। यानी कि यहाँ सबसे बड़ा गेम खेल गए हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।
जिन्होंने बदला ले लिया है दरअसल चिराग पासवान से। और आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त चिराग पासवान बेहद ही अकेले हैं, यानी कि उन्हें ना ही खुद की पार्टी का सपोर्ट है, ना ही उन्हें किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, जो कि पिछले साल के विधानसभा चुनाव तक उनके लिए खड़े थे और उन्हें हमेशा उनकी सीट से जिताने के लिए तत्पर थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें पॉलिटिक्स से भी गिराया जाना शुरू कर दिया गया और इसी के तहत एलजेपी के 2 गुट बन गए। और अब एलजेपी के जो 2 गुट बने हैं उसमें जो शत्रु ग्रुप है चिराग पासवान का, यानी कि पशुपति पारस का, वहीं संसदीय दल के नेता पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह सौंप दी गई। अब क्योंकि यहाँ बात आई है नीतीश कुमार की, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये भी बात आती है कि 4 मंत्रालय प्रस्तावित किए गए थे जदयू के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लेकिन अगर हम देखें तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रालय सौंपा गया है जदयू को, वो मात्र एक ही है, वो भी जदयू के अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय सौंपा गया है। इस पर आप क्या कह सकते हैं कि जदयू जहां 4 मंत्रालय के लिए प्रस्ताव भेज रहा था, वहीं अब वह एक मंत्रालय में ही कैसे संतुष्ट हो गया, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जदयू ने? देखिए, सबसे पहले तो जदयू की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी आया नहीं कि वो कितना सीट मांग रहा है। वो मीडिया में अपने कयास लगाए जा रहे थे, वो अलग बात है। सबसे पहले ये बात स्टार्ट होता है 2019 से, जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था। तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 17 सीट मिले बीजेपी को और 1 सीट ज़्यादा इनको दिया गया था सिंबॉलिक तौर पे बड़े भाई की भूमिका में, लेकिन ये जदयू को 16 सीट ही मिल पाया। तो नीतीश कुमार हमेशा से रेशियो की बात कर रहे थे कि 17:16 की रेशियो में सीट हम लोग का है लोकसभा में, तो उस तरह से मंत्रालय भी मिलना चाहिए। तो वो सिंबॉलिक एक बीजेपी दे रही थी उस समय में, तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया। लेकिन अभी बहुत सारा बात है, बहुत अभी पॉलिटिक्स का यहाँ पे देखिए, नीतीश कुमार व्यक्तिगत रंजिश भी कह सकते हैं, मीडिया में तो यही कयास लगा जा रहा है, लेकिन सामने आकर तो कोई ये बात नीतीश कुमार कहेंगे नहीं। उनके अपने मंत्रालय में सबसे पहले तो आरसीपी सिंह को अभी तक नीतीश कुमार बधाई नहीं दी, तो ये हो सकता है ये उनका अंदरूनी मामला है या फिर मीडिया को दिखाने के लिए वो नाराज़गी जता रहे हैं। कहीं ना कहीं तो नाराज़गी है या फिर मीडिया को दिखाने के लिए है फिर, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार ने बधाई तक नहीं दिया आरसीपी सिंह को। और जब आरसीपी सिंह मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। आरसीपी सिंह को तो बनाने वाले नीतीश कुमार ही हैं, एक बार भी नाम नहीं लिया। और प्रधानमंत्री के बारे में, हाँ प्रधानमंत्री का अपना राइट है, वो मंत्रालय में अपना किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन बनाने वाले तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं नाम न लेना ये शो करता है कि अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुके हैं। या फिर ये हो सकता है कि सारा कुछ मास्टरमाइंड नीतीश कुमार का ही हो, उस हिसाब से कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग से बदला लेना था तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही था। और यही मुद्दा हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग का पशुपति पारस को आगे की और नीतीश कुमार का जो अपना पॉलिटिकल स्टैंड है वो अति पिछड़ा और महादलित से है, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस को आगे करके वो महादलित और अति पिछड़ा का वोट जो है वो उनका कायम रहेगा। तो ये दो वजह हो सकता है कि एक सीट पे ही वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। लेकिन मीडिया में तो शो यही कर रहे हैं कि वो खुश नहीं है, या फिर सोने की अंदरूनी जो भी बात हो वो तो वो ही जानेंगे। यानी कि ये बेहद ही अंदरूनी बात है कि आपसी रंजिश के कारण, यानी कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से 20 सीटों का नुकसान कराया था पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का, उसी रंजिश में उन्होंने पशुपति पारस को एक मंत्रालय तो सौंप दिया। इसके साथ ही जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, जिन्हें नीतीश कुमार ने ही आगे बढ़ाया है और नीतीश कुमार की वजह से ही अभी आरसीपी सिंह का नाम हो रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह को मंत्रालय मिल गया है तो अब शायद वो जदयू के जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के द्वारा कोई मास्टर प्लान बनाया जा रहा हो जिसमें कि वो बैकफुट पर रहकर आरसीपी सिंह के द्वारा अपनी बात मनवाना चाह रहे हों। तो इसी तरीके के सवाल लोगों के मन में थे, जिनका जवाब आज उन्हें ज़रूर मिला होगा। तो बिहार की तमाम खबरों के लिए, बिहार के सभी हेडलाइंस के लिए आप बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।